जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साइंस क्लासेज में। तो आज हम लोग इस वीडियो में 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं यानी रियल नंबर्स के। ध्यान दीजिएगा और सीखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं वास्तविक संख्याएं के, और यह वीडियो वास्तविक संख्या का पार्ट 7 है और आप इससे सीख पाएंगे कि मैं आपको जो बता रहा हूँ क्या उससे आप कुछ सीखते हैं या नहीं। और जैसे ही ये वीडियो के बाद अगला वीडियो जो आपका आएगा उसके बाद आपका बहुपद का वीडियो देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी आपकी बेहतर होनी चाहिए। फिर ऐसे ही दो चर वाले रैखिक समीकरण के आएंगे, आप फास्ट रिवीजन कर पाइएगा एक बार, है ना। हमारे वीडियो से कम समय में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं आज के पहले सवाल को। चलिए 26 नंबर से देखेंगे, क्योंकि पहले जो वीडियो हम बताए थे उसमें हम 25 तक क्वेश्चन करा दिए थे। जरूर आप देख लेंगे उसको, तभी इसमें और मजा आएगा। ओके, क्योंकि वो पार्ट्स बहुत इजी थे, थोड़े से इसमें क्वेश्चन कुछ नए हैं तो मजा आएगा पढ़ने में। क्लियर। तो चलिए आज देखते हैं हमने 26 नंबर सवाल। 26 क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। कहता दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा अनंत। कोई पूछे आपसे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या कैसे होते हैं, तो जरा समझिएगा। जैसे मैं मान लिया कि 2 और मेरे पास 3 कोई राशि है और दोनों राशियों के बीच बताना है कि अनंत परिमेय संख्या कैसे होता है। हम तो जानते हैं कि इसके बीच में एक भी नहीं होता है ना जी। तो समझना है यहाँ पर कि अनंत कैसे होता है। तो आपको बोलना है क्या हम 2 को लिख सकते हैं 2.1, 2.2 इस तरीके से बढ़ते जा सकते हैं, क्योंकि 2 और 3 के बीच में ही है ऐसी राशियां डॉट 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 2.9 तक। अगर आप देखेंगे इस नंबर को तो ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो अगर अगले संख्या की बात करें तो 2.11, 2.12 डॉट 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 2.19 ऐसे जाएगा बढ़ते हुए। फिर मैं करूंगा क्या, 2.111, 2.112, 2.113 इस तरीके से 2.119 फिर जाएंगे तो हो जाएगा 2.1111, 2.1112। आप समझ रहे होंगे हमारी भाषा को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इस तरीके से कभी जिंदगी में खत्म होने वाली है संख्या, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है तो ऐसी संख्याएं अनंत होती है, इसीलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। आई होप आप इस वीडियो को आप हमारी बातों को समझे होंगे और बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे, है ना। तो देखते हैं 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्न में कौन सा कथन सही है। कहता है क्या, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। दो अपरिमेय संख्या को अगर गुना करते हैं आपस में तो क्या हमेशा अपरिमेय होता है। गलत नहीं छोटे। √5 और √5 अगर गुना कीजिएगा तो परिमेय संख्या आ जाता है, और 2√5 गुने √3 कीजिएगा तो आपका परिमेय की जगह पर अपरिमेय हो रहा है 2√15। यानी दो अपरिमेय संख्या को अगर आपस में गुना किया जाए तो हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं होता है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा ऑप्शन को अगर देखा जाए तो कहता है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। जी बिल्कुल, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन इसके लिए भी शर्त है 0 को छोड़कर। फिर अगला ऑप्शन में क्या कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। बिल्कुल गलत बोला है। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। बताइए कभी ऐसा संभव है। दो अपरिमेय संख्या को जोड़ते तो वो तो हमेशा ना अपरिमेय होता है, सही है ना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत कह रहा है। अगला देखा जाए तो एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता, ये भी गलत बोला है। पूर्णांक 5 है, अब 5 परिमेय संख्या भी तो होता है, जोड़िएगा तो परिमेय संख्या 10 आया कि नहीं आया। तो क्या कहता है, पूर्णांक नहीं हो सकता है। तो ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं। तो आपका जो आंसर दूसरा है वो बिल्कुल राइट होगा और सही भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखा जाए। कहता है यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n क्या होगा। √n क्या होगा यदि n एक प्राकृत संख्या। तो आप जानते होंगे यदि 1 डाल दिया जाए
2 डाल दिया जाए और 3 डाल दिया जाए और 4 डाल दिया जाए यहाँ पर, और हल करके देखा जाए तो 1 √2 √3 और 2। आप देखिए आपका रिजल्ट हो चुका है। यहाँ पर क्या कह रहा था बताइए, हमेशा प्राकृत संख्या होगा। क्या हमेशा प्राकृत संख्या है जी? प्राकृत संख्या तो है नहीं, कभी वर्गमूल निकल जाता है, किसी का वर्गमूल नहीं भी निकलता है। कहता हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, ये भी गलत है। क्या परिमेय नहीं आया है? अगला कहता है कि हमेशा परिमेय संख्या होगा, ये भी गलत है। क्या हमेशा परिमेय आ रहा है? अपरिमेय नहीं आया है। फिर बोल रहा है कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, राइट। यानी याद रखना है, कभी परिमेय संख्या और कभी प्राकृत संख्या होंगे, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर ऑप्शन। चलिए अगला नंबर देखेंगे, सवाल नंबर 29। 29 क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा ढीला है पूछने वाला। क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग है तो n हमेशा भाज्य खाली स्थान होगा। तो सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छी बातें हैं कही गई है, ध्यान सुनना है, ठीक है। कहता यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, देखिए ध्यान से समझना है सब लोग को। 13,986 ये एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब कहेगा ये 13,986 अभाज्य संख्या है तो सम संख्या है। अरे ये नहीं मैं कह रहा हूँ, कह रहा हूँ 13,986 तक गया हुआ है अभाज्य संख्या, और इसका योग दिया हुआ है, n है। तो कहता है यह किससे विभाज्य है? इसका ऑप्शन अगर देखा जाए तो साइड में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 6, ऑप्शन बी में है 4, सी में 8 और डी में आपका है इनमें से कोई नहीं। जरा ध्यान से समझिएगा बहुत बेहतर तरीके से। अभाज्य संख्या क्या क्या होता है तो आपको पता होगा। अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है ना, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, डॉट और डॉट। यही इसी के बारे में बोल रहा है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 कहाँ तक जाएंगे? तो 13,986 तक जाएंगे। ये तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ही न गया मैं। मुझे कहता है कि 13,986 तक लेके जाइए और उनका योग n है। पहले ही बता दिया गया है कि जोड़ने पर हमें n मिल रहा है। तो बताइए कि वह n किससे कटेगा? योग अगर n है तो एक 6 से कट जाएगा, कि 4 से कट जाएगा, कि 8 से कट जाएगा, ऐसा पूछ रहा है आपसे। तो आइए मेरे साथ एक कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि अगर एक अभाज्य संख्या लिया जाए, एक अभाज्य संख्या को 2 देखिए, दुनिया आप याद रखिएगा, पूरे दुनिया में जितने भी नंबर हैं अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या के, वह केवल 2 को छोड़कर बाकी सब के सब विषम संख्या मिलेंगे। फिर से सुन लीजिए, दुनिया में जितने भी नंबर हैं और अगर अभाज्य संख्या के रूप में देखा जाए तो केवल 2 को छोड़कर सब विषम हैं। ओके, तो चलिए पहले भी इसको छोड़ दिया जाए। पहले आपको मैं एक समझाना चाहता हूं क्या, कि जब 2 अभाज्य संख्या को जोड़ा जाए, जब 2 अभाज्य संख्या को जोड़ते हैं, मतलब 2 को छोड़ दिया हूं मैं पहले भी, 3 + 5 को जोड़ दिए, तो 3 + 5 को जोड़ते हैं तो 8 आता है, यानी कि सम प्राप्त होता है, ठीक है। और अगर हम 3 अभाज्य संख्या को जोड़ें, 3 अभाज्य संख्या को जोड़ें, मतलब 3 + 5 + 7 को जोड़ें तो 7, 5, 12 और 12 और 3 जोड़ दिया जाए तो 15 होता है, यानी कि विषम संख्या प्राप्त होते हैं। इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि विषम संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो हमेशा विषम प्राप्त होते हैं, और अगर विषम में सम को जोड़ा जाए, ध्यान देना, अगर विषम में सम को जोड़ा जाए तो विषम प्राप्त होता है। कैसे? 5 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा ना, 3 में अगर 2 जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हमसे क्या बोला ना कि इतना अंक लिखिए, कहाँ तक लिखिए? तो ये लिखिए 13,986 तक लिखिए, और फिर टोटल को जोड़ के आप बताइए कि क्या हुआ, 6 से कटेगा, कि 4 से कटेगा, कि 8 से कटेगा। बताना संभव है कि कितना से कटेगा? तो आपको मैं बता रहा हूँ संभव है, सिर्फ आपको अनुमान लगा करके एक चेक करके बताना है, संभव है। तो आप देखिए इसमें आपको समझ में आ गया वो कॉन्सेप्ट कि अगर अकेला रहे कोई सम संख्या उसको छोड़िए, 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, जबकि 3 अभाज्य संख्याओं का हमेशा विषम, अर्थात विषम अभाज्य संख्याओं का योग विषम होता है, अर्थात विषम अभाज्य संख्याओं का योग विषम होता है। तो बताइए, तो अगर हम 2 को इसमें छोड़ देंगे, एक लेटर को अगर छोड़ देंगे तो बाकी हमारा 13,985 अभाज्य संख्या न बचेगा, यानी 13,985 अभाज्य
अभाज्य अभाज्य संख्याओं का योग जो होगा ना वो एक विषम संख्या होगा। एकदम याद रखिएगा कि 13,986 अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे तो विषम होगा। बोले क्यों? तो क्योंकि यह एक विषम संख्या का नंबर है और हम पढ़े हैं कि विषम संख्या को जोड़ने पर उसका योगफल हमेशा विषम आता है। आप कहिएगा जोड़ के बताइए, तो संभव है जोड़ के बताना। तो उसके बाद जरा गौर कीजिएगा, तब विषम संख्या जोड़ करके आया, कुछ भी आया होगा विषम संख्या को जोड़ करके। तो जो आया विषम संख्या को जोड़ करके, जो आया विषम संख्या को जोड़ करके, अगर उसमें एक लेटर हम छोड़ न दिए थे, सब को जोड़े थे लेकिन दो को छोड़े थे, तो दो को भी अगर इसमें जोड़ा जाए तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो एक विषम संख्या ही आएगा। एक फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो एक विषम संख्या आएगा, क्योंकि साथ में आप दो जोड़िएगा तो विषम संख्या ही आ रहा है, तो ये विषम संख्या आएगा। बताइए कि 13,986 अभाज्य संख्या है, उतना नंबर है, उतना लंबा संख्या है, उसको जोड़ने पर आपको एक विषम संख्या जब प्राप्त आया है, तो क्या ये विषम संख्या क्या छो से काटेंगे तो क्या कटेगा विषम संख्या पूरा पूरा? कभी नहीं कटेगा। बल्कि ये नंबर कितना बड़ा भी हो उससे मतलब नहीं है। क्या विषम संख्या को 6 पूरा पूरा काटेगा? बिल्कुल नहीं। क्या पूरा पूरा विषम संख्या को 4 काटेगा? बिल्कुल नहीं। क्या 8 पूरा पूरा इस विषम संख्या काटेगा? बिल्कुल नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आप कहिएगा तब बताइए तब कौन संख्या इसको काटेगा, है ना? तो इसमें ऑप्शन पर निर्भर करेगा, ऑप्शन को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि यह जो दिया गया ऑप्शन है ये ऑप्शन के द्वारा इसे पूर्णतः विभाजित नहीं करती है। ओके, आई होप आप हमारी बातों को सीखे होंगे और समझने का प्रयास किया होगा। कुछ लॉजिक नहीं एक्स्ट्रा है, बस आपको समझना है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 13,986 तक जाना है। हमने 2 को भी पहले ही छोड़ दिया क्योंकि एक सम संख्या है ना? क्यों? क्योंकि हंसों के बीच बगुला शोभा नहीं देते, क्योंकि इसे देखिए तो सब भी सम है, ये एक सम है, तो इसको थोड़ा साइड कर लिए, अच्छा लगेगा। अब लड़कियों के झुंड में एक लड़का को बैठा दिया जाए, अच्छा लगेगा नहीं ना? इसलिए यहीं पे इसे मैंने साइड कर दिया। और देखिए ज़्यादा ध्यान से, 2 अभाज्य संख्या है तो 2 अभाज्य संख्या को मैंने जोड़ के देखा तो सम प्राप्त होता है। तो 2 से तो मतलब है नहीं मुझे तो 3 विषम संख्या से चेक करके देखना कि विषम को जोड़ने पर क्या होता है। तो विषम संख्याओं को जोड़ने पर विषम प्राप्त होता है। तो हमने कहा कि अच्छा 13,986 में अगर हम 2 को हटा लें तो 13,985 एक विषम नंबर ना आया, तो इनको अगर जोड़ा जाए तो हमेशा मुझे विषम प्राप्त होगा। और विषम में अगर 2 को भी ऐड कर दिया जाए तो भी विषम होगा। और जब योगफलवे जब ये n का मान है, ये जो n है ना, ये विषम n का मान है, तो जब योगफलवे आ जाए विषम संख्या तो क्या यह 6 से कटेगी? क्या यह 4 से कटेगी? क्या यह 8 से पूर्णतः विभाजित होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी। ओके, चलिए देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 30 में कुछ नहीं है, बिल्कुल कहा गया क्या चीज? 0.32 पर रेकरिंग। तो हमने क्या कहा था शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए, जब ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो जिस पर टोटल नंबर है 32, तो 32 में आपको जिस पर रेकरिंग नहीं होता उसको घटा लेते हैं। और मैंने कहा था कि दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 देंगे और जितना अंक पर रेकरिंग नहीं देगा उतना 0 देंगे। तो आप घटाइएगा तो आपका आएगा 29/90 इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले सवाल को देखते हैं। तो कहा गया है अगला सवाल में क्या? 31 नंबर सवाल कहता है 2 तथा 2.5 के बीच है ना, कौन सा अपरिमेय संख्या संभव है, यानी कौन सा संख्या हो सकता है? तो √11 लिखा हुआ है और √5 लिखा हुआ है, रूट लिखा हुआ है 22.5 और रूट लिखा हुआ है 12.5। कहेगा कि कहाँ से उठा पटक के दे देता है क्वेश्चन। अरे दे दिया तो क्या दिक्कत है? आपको चेक करना है कि हमारा आंसर इसमें से कौन ऐसा आंसर है जो इन दोनों के रेंज में है, अर्थात बीच में है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। पहले तो ये बता दीजिए कैसे पता करेंगे, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं ऐसे ही फूक दीजिएगा, खत्म हो जाएगा। बोले 11 से पहले किसी का ये वर्गमूल है? 11 से पहले कोई ऐसी राशि जिसका पूरा पूरा वर्ग है? तो आप जानते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है, अर्थात 3। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 3 दशमलव कुछ आएगा। बताइए 3 दशमलव कुछ अगर रेंज से बाहर ना हो गया, 2 और 2.5 के बीच में है नहीं, तो ऑप्शन खत्म हो गया। आगे देखिए तो 22 है, तो 22 से पहले 16 होता है पूरा पूरा वर्गमूल वाला, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 4 दशमलव कुछ करके आएगा। तो 4 दशमलव कुछ करके आएगा तो ये गया, बीच में तो है नहीं। और 12 है तो ये भी, इसका भी आंसर आएगा 3 दशमलव कुछ करके ही आएगा, है ना? तो 3 दशमलव कुछ करके आएगा तो ये भी गया। तो जो बच गया वही आपका आंसर है। लगभग आप पता कर लीजिए, 5 से पहले 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 दशमलव कुछ होगा, तो 2 दशमलव कुछ होगा तो इसके बीच के रेंज में है कि नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा √5। ओके,
चलिए नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर अगर देखा जाए, सवाल नंबर देखा जाए 32, तो 32 में कहता है 22/7 कैसी संख्या है। तो आपको बताया था 22/7 एक परिमेय संख्या है। ओके, ये सब क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है, ये सब बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल, पाई एक कैसी संख्या है। तो मैंने बताया आपको कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका शुद्ध मान 3.1416 होता है। पाई का शुद्ध मान 3.1416 होता है। पाई का लगभग मान 22/7 होता है जो एक परिमेय संख्या है। अभी मैंने कहा पाई का लगभग मान 22/7 होता है जो एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अगले सवाल को देखा जाए तो कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दिया गया है √2, दिया गया है 2√2/√2 और दिया गया है 4 + √5 और फिर दिया हुआ है √6। तो आप जरा गौर से समझिएगा कि इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं। तो जिसका वर्गमूल निकलेगा तो ये कट जाएगा, तो आपका 2 तो आएगा ना, आपका आंसर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर अगर अगला देखा जाए तो आप ऐसे ही देख लीजिए। 35 नंबर सवाल को देखिएगा तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि फिर एक क्वेश्चन है कि 36 नंबर में √5 एक कैसी संख्या है, तो वो भी एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है। अगर मैं 2 लगातार सम संख्या लिखूं 4, 6, 8, 10, 20, 22, तो इसका हर हाल में HCF जो होगा ना वो 2 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। इसलिए इसका आंसर राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आपका 2 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए 38 नंबर सवाल अगर देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा। 38 नंबर सवाल में क्या कहा है, 2 संख्याओं का लसा गुने मासा लसा और मासा क्रमशः दिया हुआ है। दूसरी संख्या 5 है, तो पहली संख्या क्या होगी। तो हम पहले से पढ़ा रखे हैं आपको कि पहली संख्या बराबर होता है छोटे, है ना, लसा गुने मासा बटे दूसरी संख्या 5 है। 5 से काटिएगा इसको, 5 चौका 20, तो आपका आंसर 20 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखा जाए तो 39 सवाल क्या कहता है 39 नंबर में, जरा सुनिएगा। कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए मासा गुने लसा बराबर क्या होता है। तो हम पढ़े अरे मासा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा a गुना b। पहली संख्या a दूसरी संख्या b, तो a गुना b हो जाएगा। अगर मैं 40 नंबर सवाल की बात करूं तो 40 नंबर सवाल क्या है आपका, तो 40 नंबर सवाल कहता है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। तो 625 के आप 625 को फैक्टर कीजिए, तो 625 का कीजिएगा फैक्टर, तो 5 से लगाएगा तो 125, फिर 5 से लगाएगा तो 25 और फिर 5 से लगाएगा तो 5, यानी कि 5 पर पावर 4 है। इसका मतलब 5 का अधिकतम घात क्या होगा, 4 होगा। आपका आंसर चौथा बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर 41 को देखिए, जो आसान क्वेश्चन उस पर समय लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अगला सवाल 41 नंबर का था कि 15,20 और फिर 9,16 और 13,52 और 21,84 कहता है इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म है। मैंने कहा था जब 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो गौर कीजिएगा जरा सा, इतनी बड़ी संख्या को क्यों देखना आपको, फटाफट मैंने क्या कहा था, जो दोनों में कॉमन मिलता है वही HCF तो होता है। अरे जो दोनों में कॉमन मिलता है वही HCF होता है। तो देखिए तो 21 चौका 84, 21 से तो कट जा रहा है, यानी कि 21 कॉमन है, इसका मतलब इसका HCF 1 नहीं होगा। तो जिसका HCF 1 नहीं होगा वह अभाज्य नहीं होगा। तो 13 चौका 52 ये भी गया, 5 तिया 15, 5 चौका 20, यानी दोनों में 5 कॉमन है, इसका मतलब ये भी गया। आप देख सकते हैं बनाकर 9 और 16 का अगर HCF निकालेंगे तो इसका HCF 1 आ जाएगा, इसलिए हमारा सह अभाज्य संख्या है। सवाल नंबर 42 क्या कहता है, यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो 6 पर पावर n माइनस 5 पर पावर n का अंत निम्नलिखित में से किसका होगा। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 6 पर पावर n माइनस 5 पर पावर अगर n है तो इसका अंत कैसे होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका अंतिम अंक क्या होगा अगर n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब n, तो चलिए एक बार n का मान 1 डाल के देखते हैं, एक बार 2 डाल के देखते हैं, एक बार 3 डाल के देखते हैं। इतना डालने की जरूरत क्या है, 1-2 से काफी काम चल जाएगा आपका। तो बोले 6 पर पावर अगर 1 डाला जाए माइनस 6 पर पावर अगर 5 पर पावर अगर 1 डाला जाए तो 6 पर पावर 1 का मतलब 6 होता है, 5 पर पावर 1 का मतलब 5 होता है। घटाने पर लास्ट में क्या आएगा, अरे घटने पर तो 1 ही आएगा, तो लास्ट में क्या मिला, 1 मिला।
चलिए 6 का पावर 2 दीजिए, 5 का पावर 2 दीजिए, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, घटाइएगा तो 11 आएगा। लास्ट वाला संख्या क्या मिल रहा है? 1। आपका आंसर हो जाएगा, अतः 1 हो जाएगा। नहीं विश्वास था 6 पर पावर 3 माइनस 5 पर पावर 3 भी देख लेते हैं। 6 पर पावर 3 का मतलब 216 होता है, 5 पर पावर होता है 125, घटाइएगा ना इसको तो लास्ट में 6 में से जाएगा 5, तो लास्ट में 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब आपका अंतिम अंक 1 हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर अगर आप देखा जाए तो 43 नंबर देखिए सभी लोग, 43 नंबर समझिएगा। कहता है ना कि ए बराबर 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2 है, क्लियर। बी बराबर दिया हुआ है 2 पर पावर n गुने 5 दिया हुआ है। सी का मान दिया 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2 गुने 3 दिया हुआ है। और इसका HCF अभी आपको दे दिया है, सॉरी LCM दिया बच्चा, LCM आपको दे दिया है 2 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2 दिया है। तो कहता है कि n का मान क्या हो सकता है। तो देखिए कितना इजी है है ना, समझना ध्यान से कि n 2 पर पावर पूछा है, तो बताइए इसके बारे में बोल रहा है n किस पर है? 2 पर पावर है, तो सिर्फ 2 के देखिए ना। LCM वह संख्या होती है जो सभी पे मैक्सिमम पावर होता है। तो बोले 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर n है और 2 पर पावर 3 है, तो यहाँ 2 पर पावर 4 लिखा गया है। इसका मतलब कि ये 2 पर पावर 3, 2 पर पावर यहाँ 4 होगा, तब सबसे बड़का लिखा गया है LCM के लिए, इसलिए n का मान हमारा 4 राइट आंसर हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन था, क्लियर। चलिए तो अगला देखते हैं हम लोग 44 नंबर सवाल को। कथा की परिमेय संख्या p बटा q का शांत दशमलव भिन्न में प्रसारित होने का क्या शर्त है? अरे बच्चा मैं बताया था कि अगर p बटा q है और इसका शांत होने का शर्त है तो q के जगह पर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n होना चाहिए। बहुत बार बोल चुके होंगे, आपको आप भी जानते होंगे, तो क्यों फंस रहे हो ऐसे क्वेश्चंस में? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए 45 नंबर सवाल को देखेंगे हम लोग। 45 नंबर सवाल को देखिएगा तो 96 और 404 का माशा क्या होगा? 96 और 404 का HCF क्या होगा? तो जब 96 और 404 का HCF निकालिएगा तब जानते होंगे 24 चौका 96 और यहाँ लगाइएगा 4 से तो 101 बार में, यानी दोनों में कॉमन 4 मिल गया था। सॉरी 24 चौका 96, दोनों में कॉमन 4 मिल गया था, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नहीं विश्वास है तो भाग लगा के बैठ के देखते रहिए, भाग लगा के। चलिए सवाल नंबर 46 देखिएगा। कहता है 6x पे पावर 4y तथा 12xy ऐसा दिया हुआ है, और कहता है ना क्या कि इसका क्या निकालिए, इसका महत्तम समावर्तक निकालिए। तो देखिए इसका महत्तम समावर्तक कितना आसान होता है। मैंने क्या कहा, अगर अंक है तो अंक का महत्तम समावर्तक बोलिए, तो 6 और 12 का HCF 6 होता है, क्लियर। और उसके बाद x पर पावर 4 है, यहाँ x पर पावर 1 है, तो मैंने कहा था जिसका पावर कम होता है वो HCF होता है। तो यहाँ x पर पावर 4 है, यहाँ x पर पावर 1 है, तो सिर्फ 1 वाला लिखेंगे। यहाँ y पर पावर 1 है, y पावर 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 लिखेंगे, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 6xy, आंसर 4। चौथा नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 47। सवाल नंबर अगर 47 को देखा जाए चलिए तो खाना वाना बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा छींक आ रही है ना बगल में, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्लास डिस्टर्ब नहीं है, क्लास चलते रहेगी आराम से। क्वेश्चन क्या है, 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3। तो पूछा है x का मान क्या होगा इसका, है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आइए हमारे साथ सीखिएगा। 0.3x प्लस में तो माइनस में 0.37x बराबर माइनस में जो पहले से था उसको लिखिए माइनस में 0.3 और प्लस में माइनस में उधर ले जाएंगे प्लस में। आपको एक प्रकार का समीकरण दे दिया है, समझे, और आपसे यह पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए 0.3 है यहाँ पर 0.37 है, 0.37 है। अगर इसको माइनस प्लस माइनस माइनस में घटता है ना, तो माइनस कीजिएगा तो आपका प्राप्त होगा 0.07, तो 0.07 प्राप्त हो जाएगा। बड़ा जो रहता है उसी का चिन्ह लगाते हैं, तो बड़ा यहाँ पर आपको मिल रहा होगा ऊपर वाला, क्योंकि अगर यहाँ पर एक जीरो भी बैठाया जाए तो 37 से ही 30 है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर घटाया जाए तो यही मान प्राप्त होगा, देख लीजिए ध्यान से, प्लस माइनस माइनस 0.07 ही प्राप्त होगा, लेकिन ये प्लस में प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है और ये छोटा है, तो ये मान प्राप्त होंगे। अगर आपको देखा जाए ध्यान से तो 0.7 से एक कैंसिल हो जाएगा,
तो x बराबर -1 आपका जो राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर 48 जिसका सबको इंतजार है, और जरा देखिएगा, इसको एक बार समझा देता हूं बहुत बेहतर तरीके से और आप सीख पाएंगे। तो समीकरण था, छोटा मोटा सवाल था। चलिए 48 नंबर सवाल में कहता है 10 पर पावर 2y बराबर 25 है, ठीक है। तो बोला गया है कि 10 पर पावर -y किसके बराबर होगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या हम 10 पर पावर 2y को लिख सकते हैं y पर पावर 2 करके? बोलोगे क्यों लिख सकते हैं? तो क्योंकि हमको पता है कि पावर पे पावर गुना होता है, तो गुना करने के बाद फिर तो 2y ही आएगा। और इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो देख रहे होंगे ब्रैकेट में, उसको हम लिख सकते हैं 1/10 पर पावर -y करके, क्योंकि हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। जब पावर माइनस में आता है ना तो 1/, हो जाता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 5 का यहाँ स्क्वायर है। चाहेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में तो रूट में होता है ना। आप चाहेंगे छोटू तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। देखिए ध्यान से समझिएगा बढ़िया से, यहाँ 25 है तो 25, यहाँ स्क्वायर में तो आप यहाँ रूट में भी डाल सकते हैं 25, तो यहाँ स्क्वायर खत्म हो जाएगी आपका, क्लियर। तो आप यहाँ पे 1/10 पर पावर -y बराबर यहाँ प्राप्त आपका 5 होगा, तो कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 5 गुने 10 पर पावर -y बराबर 1 गुना 1 हो जाएगा। हमको तो पूछा गया था 10 पर पावर -y का मान क्या होगा, तो इसको रखेंगे और 5 गुना में तब 5 भागा में लटका देंगे। अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो आपका ऑप्शन तैयार है, 1/5 इज राइट आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/5। चलिए तो देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 49, सवाल नंबर 49 देखिएगा। सवाल नंबर 49 का क्या कहता है? कहता है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा एवं 8 घंटे समय लगते हैं। 3 घंटा, 4 घंटा एवं 8 घंटा समय लगते हैं, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में कितना समय लगेगा? हमने पहले बता रखा है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा उसका चुपचाप आप एलसीएम निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 3, 8 और 4 का अगर एलसीएम निकाला जाए तो 24 हो जाएगा, आपका आंसर 24 हो जाएगा। अगर मिनट में रहेगा तो आंसर मिनट में, घंटा में रहेगा तो आंसर घंटा में होगा। तो अगले सवाल को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट। 50 नंबर सवाल कहता है कि 23.43 पर रेकरिंग है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है? 2018 में भी पूछा हुआ है सवाल। आप कुछ नहीं करेंगे, परिमेय संख्या लिखने के लिए आपको मैंने बताया था टोटल में उसको घटा दीजिएगा जिस पर रेकरिंग नहीं होगा, और दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग होगा उतना 9 दे देंगे। तो बोलिए जल्दी से घटा करके, 3 गया तो 0 हो जाएगा, 4 में 2 गया तो 2 हो जाएगा, और 23 बचेगा बटा 99। कटेगा छोटे तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो आपका यही आंसर हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा तो आपका आंसर 23 बटा 99 राइट आंसर, पहला ऑप्शन, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल है, और मैं समझ सकता हूं कि अगर आप हमसे रेगुलर जुड़े रहें तो कुछ ना कुछ बहुत फ़ायदे मिलेंगे आपको, और कोशिश करते रहेंगे कि आपके लिए बेहतर प्रदर्शन करें, आपको अच्छे से सिखाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिना सब्सक्राइब किए हुए ना पढ़ें, क्योंकि आपको जितना भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, हो सके तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस कर जाए, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाए, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।